नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 8 में जो नाटक विधा है उसमें लेकर आई हूँ, जिसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि भारतीय जी के आपके जो नाटक है उसमें भारत दूरदर्शन और अंधेरी नगरी लगा हुआ है। तो इससे क्वेश्चन इनके जीवन परिचय से, इनकी कृतियों से और इनकी कृतियों से और इनके नाटक से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनके जीवन परिचय और रचनाओं से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से पढ़ लेते हैं। ये हमारे नेट में तो काम आएगा ही, प्लस पीजीटी टीजीटी में भी, और कोई भी हिंदी का कंपटीशन लेवल तैयार करेंगे उसमें भी ये हमारे काम आएगा। तो भारतेंद्र जी को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके नेट में दो इनके नाटक लगे हुए हैं, एक तो भारत दूरदर्शन और दूसरी अंधेरी नगरी। तो इसीलिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इनके जीवन परिचय और के बारे में संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो जो भारतेंद्र जी हैं, इनका जन्म पर जो हुआ था वो भद्रपाद ऋषि पंचमी संवत 1907 में, और सन जो था 1850 में। तो इनकी जन्मतिथि ऐसे डायरेक्ट नहीं जन्मतिथि पूछेगा, 3-4 लेखकों को दे देगा और उनको क्रम से लगाने को दे देगा। तो इनका जो जन्म हुआ था 1850 को सोमवार के दिन प्रातःकाल काशी में हुआ था। यद्यपि राधा कृष्ण ने इनका जन्म भद्रपद शुक्ल सप्तमी संवत 1907 9 सितंबर 1850 ईस्वी को बताया है। किसने? राधा कृष्ण दास जी ने बताया है। भारतेंद्र जी सेठ अमीर चंद के वंश की चौथी पीढ़ी के संतान थे। ये किसके थे? सेठ अमीर चंद के वंश की चौथी पीढ़ी के संतान थे। कहा जाता है कि इनके पूर्वज बड़े वफादार थे। सेठ अमीर चंद और अंग्रेज के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। कैसे? बिजनेस वाला। अंग्रेजों के साथ कैसे था? व्यापारिक संबंध था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा धोखा मिलने पर अमीरचंद सदमे से पागल हो गए। मतलब जो लॉर्ड क्लाइव था, इससे जो उन्होंने व्यापारिक संबंध किए थे, उससे जब धोखा मिला तो वो पागल हो गए। भारतेंद्र के परदादा फतेहचंद, दादा हर्षचंद तथा पिता गोपाल चंद। अब इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद। उपनाम क्या था? गिरधर दास था। सभी अंग्रेजों के विश्वास पात्र रहे हैं। मतलब उनके साथ विश्वास पात्र का मतलब होता है भरोसेमंद। तो मतलब उन पे भरोसा करते थे। भारतेंद्र के पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास विद्वान व्यक्ति के साथ प्रसिद्ध कवि, सधे नाटककार और वैष्णव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। वैष्णव धर्म के वो लोग होते हैं जो विष्णु को मानते थे, और शैव धर्म जो शिव को मानते थे। गिरधरदास की मात्र 27 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। कितने? 27 वर्ष की अवस्था में। ऐसे ही भारतेंद्र जी भी जो है बहुत अल्पकाल तक ही जीवित रहे थे, मात्र 35 वर्ष ही जीवित रहे थे। तो मृत्यु हो गई थी। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना कर दी। मतलब ये भी इनके पिता भी इन्हीं के जैसे बहुत कम समय में बहुत सारी रचनाएं कर डाली। 40 ग्रंथों की 27 वर्ष की आयु में, सोच लो, इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना कर ली थी। भारतेंद्र जी ने अपने पिताजी द्वारा रचित नहुस नाटक का, अब नहुस नाटक माना जाता है, उन्हें प्रथम नाटककार माना है। ठीक है, नहुस नाटक प्रथम नाटक भी माना जाता है हिंदी का। और ये किसने लिखा था? इनके पिताजी ने, गिरधर दास ने। पिता की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने से भारतेंद्र जी की पढ़ाई विधिवत नहीं हो सकी। कुछ समय में वे बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़े। 11 वर्ष की अल्प वयस में भारतेंद्र जी संस्कृत का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। मतलब 11 वर्ष में इनको संस्कृत का काफ़ी ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था। जनश्रुति है कि 5 वर्ष की उम्र में ही भारतेंद्र जी पिता की रची पंक्ति ले बयोढ़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध
सुजान की दूसरी पंक्ति वाणासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान गढ़ दिए थे। गढ़ मतलब लिख डाला था। भरतन जी की माता की मृत्यु होने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी भरतन जी की जो माता थी, उनका जब देहांत हो गया था तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। विमाता से भी 2 संतानें हुई थी। उनकी जो दूसरी सौतेली माँ थी, उनकी भी 2 संतानें हुई थी, किंतु दोनों मर गई थी। भरतन जी का विवाह जो हुआ था 1863 में ही अगहन महीने में हुआ था। शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नू देवी के साथ हुआ था। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? मन्नू देवी था। भरतन जी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे, किंतु पत्नी को सदा सुखी रखते थे। मतलब इनका वैवाहिक जीवन इनका खुश नहीं हुआ। मोस्टली हिंदी के जितने भी कवि हैं, उनका वैवाहिक जीवन ज़्यादातर खुश नहीं होता है। चाहे वो मोहन राकेश जी को ले लीजिए, चाहे धर्मवीर भारती जी को ले लीजिए, ज़्यादातर लेखकों का जीवन जो वैवाहिक जीवन होता है वो देखा होगा खुश नहीं है, सफल कम ही रहा है। भरतन जी को 3 संतानें हुई, 2 पुत्र 1 पुत्री हुई। दुर्भाग्यवश दोनों पुत्रों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। पुत्री विद्यावती इनकी इकलौती संतान के रूप में रही। भरतन जी करीब 35 वर्ष, देखो कितनी अल्प आयु में ही 35 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। और 1885 में 6 जनवरी 1885 में रात्रि 9:45 बजे इनका देहांत हो गया था। मैंने कहा था ये अल्प आयु में ही इनके पिता 27 वर्ष की आयु में ही और ये 35 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। भरतन जी बहुत ही उदार, विनम्र, मिलनसार, आत्माभिमानी तथा दानशील व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अपने घर की संपत्ति को बांटते देख स्वयं काशी नरेश इन्हें समझाने गए थे, किंतु उत्तर में इन्होंने कहा था, हुजूर इस धन से मेरे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। क्या इन्होंने कहा कि इसी धन ने मेरे पूर्वज जो थे, मेरे जो वंशज थे, उनको खाया है, तो मैं अब इसको ही खाऊंगा। भरतन जी ने पहली बार साहित्य को सामाजिक कर्म की अवधारणा से जोड़ा है। सन 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। अब ये बहुत बार पूछा जाता है, इनकी पत्रिकाओं से क्वेश्चन अब की बार भी आप देख लो, बाला बोधनी भी पूछा गई थी। ऐसे ही इनकी कवि वचन सुधा को बार बार रिपीट करता है। अब की बार रिपीटेड क्वेश्चन बहुत थे पत्रिकाओं से, और तो ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान में देकर पढ़ेंगे। इनकी पत्रिकाएं कब प्रकाशित हुई थी, इनकी रचनाओं को, तो कविता वर्धनी सभा के द्वारा काशीनाथ खत्री का बाल विधवा संताप तथा अंबिका दत्त व्यास का गो संकट नाटक का मंचन हुआ। अब कविता वर्धनी सभा के द्वारा कौन कौन सी? काशीनाथ खत्री की बाल विधवा संताप तथा अंबिका दत्त व्यास का गो संकट नाटक का भी मंचन हुआ था। इसके साथ सन 1873 ईस्वी में सिटी रीडिंग सभा को पैनी रीडिंग क्लब नाम देकर नाट्य मंचन के लिए व्यवस्थित किया गया था। पैनी रीडिंग क्लब में भरतन जी के पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में भी प्रकाशित होते थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भरतन जी और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचार है। सन 1873 ईस्वी में तदीय समाज की, अब ये कितनी बार क्वेश्चन आप पीजीटी का उठा के देख लीजिए, उसमें टीजीटी में ये पूछता है कि तदीय समाज की स्थापना का संबंध किससे है, तो भरतन हरिश्चंद्र। तदीय समाज की स्थापना की। भरतन जी के धार्मिक गुरु जो थे लोकनाथ माने जाते हैं। साहित्य में ये शिव प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सितारे हिंद जी के। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के शिष्य भी रहे हैं। भरतन जी ने मुशायरा की भी स्थापना की, जिसमें उर्दू शायर उपस्थित होते थे। सन 1884 ईस्वी में भरतन जी की ही प्रेरणा से नेशनल थिएटर की भी स्थापना हुई थी। किसकी प्रेरणा से? आप पूछ सकता है कि नेशनल थिएटर की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो वो भरतन जी की प्रेरणा से हुई थी 1884 ईस्वी में। लेफ्टिनेंट गवर्नर टास्कमैन के समय काशी में जब लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हरिश्चंद्र ने अपनी बड़ी बहन को पढ़ाने के लिए
भेजा, जो उस समय के लिए कठिन कार्य था। मतलब उन्होंने खुद अपनी बहन को ही, जो उनकी बड़ी बहन थी, उसको ही उन्होंने स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, जो उस समय लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए। भारतेंद्र जी को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा का परिष्कृत रूप भारतेंद्र जी के गद्य की विविध विधाओं में निरखती हुई दिखाई पड़ती है। गद्य के अतिरिक्त पद्म की ब्रज भाषा को भी इन्होंने संस्कृत और सुसंस्कृत और परिष्कृत किया है। तो आचार्य जो शुक्ल जी का कथन है वो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो शुक्ल जी का है हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको तो रटना ही पड़ेगा। आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी के स्टूडेंट है तो आपको शुक्ल जी का और हो सके तो नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे तो आप बच ही नहीं सकते हैं। और शुक्ल जी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं। बच्चन भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन जितना शुक्ल रहते हैं, शुक्ल को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कैसे भी करके। तो आचार्य शुक्ल जी के जो कथन है, उन्होंने क्या कहा है कि पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत चलतापन और सफाई लाए। ये किसके बारे में कहा है? भारतेंद्र जी के बारे में शुक्ल जी का कथन है। भारतेंद्र जी ने सन 1873 ईस्वी में हर्षचंद मैगजीन पत्रिका निकाली। कितने? 1873 में, ठीक है। 1873 ईस्वी में हर्षचंद मैगजीन पत्रिका निकाली थी, जिसमें परमार्जित हिंदी का प्रथम दर्शन होता है। इस बारे में स्वयं भारतेंद्र जी ने कहा है, क्या कहा है कि सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। अब ये कथन भी पूछ सकता है, कितनी बार कथन पूछा है कि हिंदी नई चाल में ढली, किसका कथन है? तो वो भारतेंद्र जी का कथन है सन 1873 में। तो आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंद्र युग तथा पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। शुक्ल ने इसकी अवधि 1868 से 1893 में माना है। क्या? वस्तुतः भारतेंद्र युग कविवचन सुधा के प्रकाशन काल 1868 से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल। अब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बहुत से लोग जानते हैं कि 1903 है, जबकि ऐसा नहीं है। वो 1903 से उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था, जबकि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन कार्य था वो 1900 से श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे, तब से माना जाता है। ये चीज़ बहुत बच्चे, अब की बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और कुछ बच्चे गलत करके भी आए होंगे। तो इसका प्रकाशन काल 1900 से है सरस्वती पत्रिका का, और इसके प्रथम संपादक जो थे श्याम सुंदर दास जी थे। 1903 से जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन कार्य संभाला था, तब से। भारतेंद्र जी पूर्व गद्य की भाषाओं में कहीं पंडिताऊपन, मुंशी सदा सुखलाल, कहीं ब्रजभाषापन, लल्लूलाल, और कहीं उर्दूपन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो कहीं पूर्वीपन, सदरलाल मिश्र आदि मिलते हैं। भारतेंद्र जी के समय में कविता रीतकालीन प्रवृत्तियाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इस काल में भी कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे। उनका ध्यान जो है नवीन विषयों की ओर भी हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंद्र जी एक ओर तो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर भी व्याख्यान देते पाए जाते हैं। भारतेंद्र जी जो हरिश्चंद्र जी जो है के प्रभाव में उनके पास कवियों का एक समूह तैयार हो गया, जिसे भारतेंद्र मंडल कहा जाता है। इस मंडल के कवियों में प्रेमघन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, लाला श्रीनिवास दास थे, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, अंबिका दत्त व्यास थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, राधाचरण गोस्वामी थे। ये कौन थे? ये भारतेंद्र युग के लेखक भी आप बोल सकते हैं। रामकृष्ण वर्मा और लाला सीताराम, दामोदर शास्त्री सप्रे आदि रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में आलोचना की शुरुआत भारतेंद्र युग के नाटक नामक निबंध से माना जाता है। अब कब से इसका शुरुआत आलोचना का माना जाता है? तो भारतेंद्र युग के जो नाटक थे तभी से माना जाता है। भारतेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल
जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की जो लिखता उसमें लक्ष्मण की भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसी प्रकार नील देवी नाटक में पागल की भूमिका जो थी वो भी सत्य हरिश्चंद्र जी ने जो है हरिश्चंद्र की भूमिका जो है उन्होंने ही निभाई थी। ठीक है, तो ये पागल की भूमिका इन्होंने, और उसमें अब ये भी पूछ सकता है कि किसमें इन्होंने कौन सा, तो जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी और नील देवी नाटक में पागल की भूमिका जो है, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका, ये तीनों भूमिका इन्होंने निभाई थी। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका, नील देवी में पागल की भूमिका, और जो वो थी जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो इतने नाटकों में ये इन्होंने नाटक कार्य किया है। पूछ भी सकता है, पूछता भी है कि किसमें इन्होंने अभिनय और कौन सा रोल किया था। तो भारतन जी ने अपनी कविता दशरथ विलाप में दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा है। तो इनके जो है दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया। भारतन जी उर्दू में रसा उपनाम से रचनाएं किया करते थे। किस उपनाम से? रसा उपनाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतन हरिश्चंद्र को भारतन की उपाधि सन 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ द्वारा प्रदान की गई है। हाँ, इससे पहले सार सुधानिधि पत्रिका ने भी यह उपाधि देने का प्रस्ताव किया था। भारतन जी के जन्म शताब्दी 1950 में हिंदी जन कवि नागार्जुन ने इनके ऊपर भारतेंदु शीर्षक से एक लंबी कविता भी लिखी थी। नागार्जुन जी ने भारतन जी भक्त सर्वस्व नामक प्रथम पद्य पुस्तिका मात्र 20 वर्ष की आयु में लिखा था। कितने? पहली पद्य पुस्तक लिखा था 20 वर्ष की आयु में। दूसरा नाम श्री चरण चिन्ह वरण भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? श्री चरण चिन्ह वरण भी है। भारतन जी का पहला नाटक जो था विद्या सुंदर है। पहला नाटक इनका विद्या सुंदर है, जो एक अनुदित नाटक है। इनका पहला मौलिक नाटक जो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत 1873 ईस्वी में, जो एक प्रहसन नाटक है। भारतन जी का अपूर्ण नाटक जो है सती प्रताप है, जिसे बाद में राधा कृष्ण ने पूरा किया था। ये अपूर्ण था और इसको बाद में राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था, सती प्रताप। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नाटक भारतन जी का अपूर्ण नाटक था, तो वो इनका सती प्रताप नाटक था और इसे पूरा किया था राधा कृष्ण दास जी ने। भारतन जी ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन किया। अब ये भी पूछ सकता है कि किन रचना में, भारतन जी की किस रचना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है? तो भारतन जी की प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन उन्होंने किया है। डॉक्टर राजेंद्र लाल ने भारतन हरिश्चंद्र को राइटिंग मशीन कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र लाल ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसने राइटिंग का मशीन कहा है, राइटिंग मशीन, तो भारतन जी को तो डॉक्टर राजेंद्र लाल ने। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार रांगे राघव ने भारतेंदु जी के जीवन पर आधारित भारती का सपूत नामक उपन्यास लिखा है। तो रांगे राघव जी ने भारती का सपूत नामक इन पर उपन्यास भी लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतन जी को आधुनिक साहित्य का पितामह भी कहा है। तो रामविलास शर्मा जी ने इन्हें आधुनिक साहित्य का पितामह कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भारतन हरिश्चंद्र जी की कुल रचनाओं की संख्या 238 मतलब 238 बताई है, जबकि 238 बताई है। जबकि भारतन जी ने अपने नाटकों के प्रगीत में शिष्ट हास्य के साथ व्यंग्योक्तियों और मुकरियों की भी रचना की है। उनके व्यंग्योक्तियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: पैरोडी, स्याप्पा और गाली। बंदर सभा के गीतों की रचना भारतन जी ने उर्दू नाटक इंदर सभा के गीतों की पैरोडी के रूप में की है। उर्दू का स्याप्पा उर्दू फारसी के स्याप्पा नामक काव्य शैली में लिखा गया है। और भारतन जी ने है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय आदि पंक्तियों के द्वारा उर्दू मारी गई पर व्यंग किया है। और समधिन मधुमास की रचना गाली नामक व्यंग्य गीत की शैली में भारतन जी ने की है। अब नई ज़माने की मुकरी जो है शीर्षक से, नए ज़माने की मुकरी नामक शीर्षक से भारतन जी ने सामाजिक और राजनीतिक जो है
राजनीतिक विसंगतियों को लेकर खुसरो की शैली में मनोहारिणी मुकरियों की रचना की है। भारतीय युग में रीतकालीन काव्य शैलियों में समस्यापूर्ण लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। श्रृंगारी विषयों की अधिकता वाले इस शैली में कवि की सूझबूझ, उक्ति, वैचित्र और आशु कवित्व की परख होती है। भारतेंदु जी का काव्य संग्रह फूलों का गुच्छा में कुल 36 पद हैं, जिसमें उर्दू की 13 लवानियाँ हैं। ये लवानियाँ अत्यंत साधारण और दोषपूर्ण हैं। क्या है, भारतेंदु जी ने सतसई सागर काव्य में बिहारी के सतसई के 85 दोहों पर कुंडलियाँ बनाई हैं। प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? प्रेम माधुरी। इस संग्रह में दोहे, 46 कवित्त और 85 सवैये हैं। कवि सवैये पर आधारित इनका एकमात्र संग्रह है ये। काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1 और 2 का प्रकाशन किया गया। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा भारतेंदु नाटकवली का प्रकाशन इंडियन प्रेस में सन 1927 ईस्वी में किया गया था। बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल नाटकों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं उनको देख लेते हैं। तो भक्त सर्वस्व पहली काव्य कृति है जो 1870 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम मालिका जो है 1871 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम माधुरी 1875 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम मालिका जो है 71 में, प्रेम माधुरी 75 में, प्रेम तरंग 77 में। तो ता से तरंग और ता से 77, तारा है ना, तो तरंग ऐसे करके। उत्तरार्ध भक्तमाल 77 में, गीत गोविंदानंदन जो है 78 में, 1878 में, वर्षा विनोद जो है 1880 में, फूलों का गुच्छा 1882 में, प्रेम फुलवारी 1883 में, बकरी बिलाप है, दशरथ बिलाप है, बिने प्रेम पचासा है जो 1981 में इन्होंने लिखी थी। बिने प्रेम पचासा 1981 में। राग संग्रह 1884 में, मधु मुकुल जो है 1880 में, सतसई सिंगार 1878 में, होली 1879 में, प्रेम प्रलाप 1877 में, सुमनांजलि जो है इनकी कृति तन्मय है, तन्मय लीला है, बंदर सभा है, दान लीला है, नए जमाने की मुकरी हैं, कृष्ण चरित है 1883 में। तो ये इनकी रचनाएं थी। अब इनके उपन्यास देख लेते हैं। पूर्ण प्रकाश जो है 1890 में, चंद्र प्रभा जो है 1890 में। ये दोनों ही इनके 1890 में। उपरोक्त दोनों उपन्यासों को मराठी से अनुदित एक सामाजिक उपन्यास माना जाता है। ये किससे अनुदित है? ये किससे ट्रांसलेट किए गए हैं? मराठी भाषा में जो उपन्यास थे उनसे उनका ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में। रेखा चित्र एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती 1875 में निबंध। रेखा चित्र साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध, खुशी, हिंदी भाषा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जातीय संगत है, ग्रीष्म ऋतु है, ये हैं इनके निबंध। ऐतिहासिक जीवनी परक निबंध में क्या है? बूंदी का राजवंश है, कश्मीर सुषमा है, कालचक्र है, रामायण का समय है, महाराष्ट्र देश का इतिहास है। तो ये इनके ऐतिहासिक हैं जीवनी परक निबंध। अब ऐतिहासिक निबंध में कालिदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, जयदेव हैं, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, सुकरात हैं, नेपोलियन हैं, तृतीय लॉर्ड म्यो हैं, लॉर्ड लॉरेंस हैं, मोहम्मद बीवी फातिमा हैं, अली इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, ये हैं। अब धार्मिक निबंध में तदीय सर्वस्व है, वैष्णव सर्वस्व है, बल्लभी सर्वस्व है, मार्गशीर्ष महिमा है, हिंदी कुरान शरीफ, यीशु ख्रिस्ट वाइस, कृष्ण वैष्णवता और भारतवर्ष आदि है। हास्य व्यंग में क्या है? निबंध, स्त्री सेवा पद्धति है, मुशायरा है, पांचवें पैगंबर है, ईश्वर का बड़ा विलक्षण, लेबी प्राण लेबी कानून, ताजिरात सोहर आदि हैं। रिपोर्टाज में क्या है? दिल्ली दरबार दर्पण है, दिल्ली दरबार दर्पण इनका निबंध है। और यात्रा में क्या है? सरयू पार की यात्रा है, वेदनाथ की यात्रा है, और हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा है, लखनऊ और जबलपुर आदि। तो ये थे इनके यात्रा वृत्तांत। कला संबंधी निबंध में संगीत सार नाटक है। प्राशन संबंधी निबंध में स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन है, जबे जाति गोपाल की सबे जाति गोपाल की बसंत पूजा है, जाति विवेकनी है।
पुरातत्व विषयक निबंध में कन्नौज के राजा दानपत्र, अशोक की चहारदीवारी है, क्वींस कॉलेज के फाटकों के लेख हैं, इंडियन म्यूजियम काशी मणिकर्णिका बोधगया के लेख हैं, सारनाथ आदि हैं। संपादन में क्या है, कविवचन सुधा का संपादन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। पत्रिकाएं बहुत बार पूछता है, ये भी पूछ सकता है ये मासिक हैं या साप्ताहिक हैं या पाक्षिक हैं। तो ये मासिक, पाक्षिक तथा बाद में साप्ताहिक हो गई थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 में 1868 में कविवचन सुधा का। हरिश्चंद्र मैगजीन का, हरिश्चंद्र चंद्रिका का है 1873 में, ये मासिक थी, पूर्व के 8 अंकों का प्रकाशन हरिश्चंद्र मैगजीन का, हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन फिर हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होने लगी थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। बाला बोधनी 1874 में, ये 73 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी 1874 में स्त्री शिक्षा से संबंधित मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि कौन सी इनकी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी, तो बाला बोधनी थी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटकों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, मौलिक था, अनुदित था और अपूर्ण था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, तो वो अनुदित हैं, जो दूसरी भाषा से इन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा है। मौलिक नाटक में इनका जो इन्होंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं, किसी भी अन्य भाषा में जो रचना है उसका ट्रांसलेशन नहीं, मौलिक रचना उन्होंने खुद लिखी हुई। तो प्रवास है 1868 में, वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुत 1873 में। इनका सन प्लीज़ देखते हुए चलेगा, बहुत बार पूछता है, क्रम से लगाने को देता है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, प्रेम जोगनी 1875 में, विशेष विस्मोव धम जो है 1876 में, श्री चंद्रावली 1876 में, भारत जननी 77 में, 1877 में, भारत दूरदर्शा 1876 में। और जो आपके नेट में लगा हुआ है उसका सन तो आप देख कर ही जाएंगे, जैसे अंधेरी नगरी हो गई और भारत दूरदर्शा है, इनको तो आप देखना ही देखना है। नील देवी 1881 में है, अंधेरी नगरी 1881 में है, सती प्रताप 1883 में है और नव मल्लिका अप्रकाशित रह गई थी इनकी। अनुदित नाटक है जो 2 अन्य भाषाओं से इनकी रचनाएं थी और उनको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो उसमें इनकी है विद्या सुंदर जो 1868 में है, यतीन्द्र मोहन के बांग्ला के नाटक का अनुवाद किया। पाखंड विडंबन जो 1872 में है, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के 3य अंक का इन्होंने अनुवाद किया था। देखो इसमें ये भी बता दिया है कि पाखंड विडंबन का किसका अनुवाद किया गया है, तो प्रबोध चंद्रोदय के 3य अंक का अनुवाद किया था। धनंजय विजय ये जो है 1873 में जो है कांचन कवि के नाटक का अनुवाद किया था। कर्पूर मंजरी 1875 में राजशेखर कवि के प्राकृत भाषा की रचना का अनुवाद इन्होंने किया था। मुद्रा राक्षस का 1878 में विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद इन्होंने किया था हिंदी में। अब दुर्लभन जो है 1880 में, इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। ये शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का ट्रांसलेट इन्होंने किया था। वृक्षकटिक अप्रकाशित संस्कृत नाटक से अनुदित था। अपूर्ण नाटक जिनके इनके हैं कि कौन से इनके अपूर्ण रह गए थे, प्रकाशित नहीं हो पाए थे। इसमें प्रवास नाटक था 1868 में, रत्नावली था 1868 में, नवमल्लिका था अप्रकाशित रहेगा था और मृच्छकटिक अप्रकाशित रहेगा। शैली की दृष्टि से नाटकों का वर्गीकरण क्या था, तो नाटक जो था, नाटक प्रवास था, विद्या सुंदर था, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंद, नवमल्लिका तथा मृच्छकटिक। और नाटिका जो थी रत्नावली थी, चंद्रावली थी, प्रेम जोगनी थी, ये इनकी नाटिका थी। प्राचीन में अंधेरी नगरी तथा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत थी। दूसरे थे गीत रूपक, नील देवी और सती प्रताप। रूपक पाखंड विडंबन, लास्य रूपक भारत दूरदर्शा, भाड़ विशेष विस्मोधम, नाट्य गीत भारत जनी था, व्यायोग धनंजय विजय था, सटक कर्पूर मंजरी था। कथानक की दृष्टि से समस्त नाटकों का वर्गीकरण क्या था, पौराणिक थे। प्रवास साहित्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, सती प्रताप, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी और नवमल्लिका। आख्यानक विद्या सुंदरी, रत्नावली तथा दुर्लभन। सामाजिक अंधेरी नगरी, प्रेम जोगनी और वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुत। ऐतिहासिक में मुद्रा राक्षस और नील देवी थे इनके ऐतिहासिक नाटक थे। धार्मिक में पाखंड विडंबन था। राष्ट्रीय में भारत जननी और भारत दूरदर्शा था। राजनीतिक में विशेष विस्मोधम और मृच्छकटिकम।
तो ये थे इनकी रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष और उनके जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ऐसे ही सारे ये वीडियो है, इनके प्रकाशन वर्ष ध्यान से देखिएगा, इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष पत्रिकाओं का भी, वो साप्ताहिक थी, मासिक थी, पाक्षिक थी, ऐसे भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। खासकर इनकी रचना जो नाटक हैं, आप में नाटक 2 इनके लगे हुए भी हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।